जिसने भैंस गाय ये सब पाला हो तो उन्हें ये वाली बात पता होगी कि गाय भैंस को पालने में वो प्रेग्नेंट तो होती है, लेकिन उनके कोई पीरियड साइकिल नहीं होती, उनकी कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। इनफैक्ट जो ह्यूमंस के अलावा या हायर प्रिमेट्स जिनके ब्रेन साइज लार्ज होते हैं, या जो ह्यूमंस के बरादरी के हैं जैसे चिंपैंजी हो गए या गुरिलाज हो गए इस टाइप के, उनके अलावा ज्यादा खास किसी को पीरियड्स आते ही नहीं है, किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस टाइप की होती ही नहीं है। इनफैक्ट जो जानवर है, एनिमल्स है ना, मोस्टली वो तो अपनी प्रेगनेंसी भी ऐसे शिकार करते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, जंगलों में टहलते हुए आराम से प्रेगनेंसी को निकाल देते हैं और बेबी पैदा हो जाता है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में जो विमेन की हालत है वो कितनी खराब हो जाती है। वैसे तो खैर मूवीज वगैरह में, थिएटर्स में या एडवर्टाइजमेंट्स में इतना प्यारा उसमें दिखाते हैं ना कि बेबी के ऊपर हाथ फेर रही है विमेन, मदर। एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही हैप्पीनेस का है, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, ऐसा होता नहीं है। प्रेगनेंसी में जो मदर की हालत होती है ना वो कई बार बहुत गंदी हो जाती है, उसी को पता होता है जो बच्चा पैदा करता है। खैर, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ये चीज फेस ही नहीं करते, उनकी प्रेगनेंसी बड़ी इजीली निकल जाती है। इनफैक्ट जो हम पालतू जानवर होते हैं ना, जंगली जानवर तो बहुत आराम से इस प्रेगनेंसी को निकाल लेते हैं खेलते कूदते, लेकिन जो पालतू जानवर होते हैं गाय भैंस, उनको भी इतनी दिक्कत नहीं होती। जैसे गाय भैंस है वो भी दूध देना बंद कर देती है, ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाए, सिचुएशन खराब हो जाए। अब ऐसा क्यों है कि एनिमल्स की तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नाम की कोई चीज ही नहीं होती मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की, तो ये ह्यूमंस के साथ ही क्यों होता है? इसको समझने के लिए ना पहले थोड़ी प्रेगनेंसी की बात करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के टाइम में जो बेबी होता है ना, मतलब एम्ब्रियो होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए होती है। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए उसे ऑफ कोर्स मदर से ही लेना पड़ेगा वो न्यूट्रिएंट्स। उसके लिए जो उसकी ब्लड सप्लाई है ना वो डायरेक्टली मदर से कनेक्टेड होती है। उसके लिए एक नए ऑर्गन का जन्म होता है जो प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो बेबी और मदर के बीच का एक ऑर्गन है, जो डायरेक्टली मदर की ब्लड वेसल्स से या फिर ब्लड सप्लाई लाइन से डायरेक्टली जुड़ा होता है, और फिर वहां से जो है बेबी को आराम से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। लेकिन बाकी जानवरों में ऐसा नहीं होता। बाकी जानवरों में या तो प्लेसेंटा जो है वो ब्लड सप्लाई लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं होता, मतलब पूरी सप्लाई लाइन है, वहां से एक मिल्क टाइप चीजें सीक्रेट होती हैं और प्लेसेंटा वहां से वो ड्राइव करके बेबी तक पहुंचाता है। ब्लड सप्लाई से कोई खास ज्यादा कनेक्शन होता नहीं है। बाकी के जो कुछ एनिमल्स होते हैं उसमें भी अगर प्लेसेंटा कनेक्टेड है ना तो वो सिर्फ सरफेस पे कनेक्ट होता है ब्लड स्ट्रीम के, लेकिन यहाँ जो ह्यूमंस के अंदर है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड होता है। अब ये एक काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है कि अगर कोई भी चीज डायरेक्टली आपकी ब्लड सप्लाई लाइन से इंटरफेयर करती है ना तो वो आपको कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि हार्मोन्स वगैरह सारा ब्लड का ही तो काम होता है और हार्मोन से डायरेक्टली फीलिंग से रिलेटेड है। इसीलिए जो प्रेगनेंसी है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें इजीली मूड स्विंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो मदर का केस है, जो ह्यूमंस का केस है, उसमें जो ब्लड लाइन होती है वो मदर कंट्रोल नहीं करती। उसके बाद जो हार्मोन्स का फ्लो है, चीजों का फ्लो है, वो ज्यादा बेबी कंट्रोल करता है उल्टा। और जो एम्ब्रियो है वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। हार्मोन्स फ्लो कितना भेजना है, कितना नहीं भेजना है, शुगर लेवल को ऊपर नीचे कर सकता है, ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे कर सकता है। कैसे कर सकता है कि अगर एम्ब्रियो को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा ब्लड लाइन की एक सप्लाई चाहिए ताकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ सके। हालांकि ये हो सकता है एम्ब्रियो के इंटरेस्ट में हो, लेकिन मदर के इंटरेस्ट में ना हो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। और कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ फेटल सेल्स मतलब जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है किसी की लाइफ को, वो एम्ब्रियो के थ्रू मदर की बॉडी सप्लाई लाइन में, जो ब्लड की पूरी सप्लाई लाइन है, उसमें पहुंच जाते हैं और पूरी जिंदगी उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अब जो बात है ना, ये जो पूरी कहानी है ये और भी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही क्यों हुआ। गॉड ने, भगवान ने, ऊपर अगर कोई क्रिएटर है तो उसने ऐसा क्यों डिसाइड करा कि ये सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही होगा। एक थ्योरी है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास अच्छे खासे अमाउंट में ब्रेन है, जैसे ह्यूमंस हैं वो स्मार्ट होते हैं बाकी एनिमल्स से, तो उनका ब्रेन जो है वो ज्यादा डेवलप होता है, तभी हमने यहाँ पे जो कब्जा कर रखा है अर्थ पे। अब ऐसे ब्रेन के लिए ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए, और उसके लिए एक प्रॉपर सोर्स चाहिए। तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि भगवान चाहता था कि ह्यूमन सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, और इसीलिए उनकी जो ब्लड सप्लाई लाइन है वो इस तरह से बायोलॉजी क्रिएट करी गई। और ये चीज इन चीजों से और ज्यादा प्रूव हो जाती है कि अगर ह्यूमंस की तरह कोई और स्मार्ट है तो कौन है? गुरिलाज, चिंपैंजी, जो हमारी ही बरादरी के लोग हैं वही ज्यादा स्मार्ट हैं, और उनके साथ भी सेम केस होता है। ह्यूमंस हैं उसमें इन्वेजिव प्लेसेंटा है। इन्वेजिव क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड लाइन से वो कर रहा है ना, इंटरफेयर कर रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है। ये तो है प्रेगनेंसी की बात। लेकिन ऐसा क्यों है कि पीरियड्स जो आते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ब्लीडिंग है, पेन है, वो क्यों होता है? इसकी भी एक थ्योरी है कि प्रेगनेंसी जो है ना वो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। जितनी बातें मैंने अभी तक समझाई उस हिसाब से तो बड़ा ही इन्वेस्टमेंट है ना। अगर कोई प्लेसेंटा इन्वेजिव है, हमारी ब्लड सप्लाई लाइन से डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है, तो मसला तो सीरियस है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब हमारी नहीं, मदर्स की बॉडी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर कुछ भी गलत होता है तो सिचुएशन खराब हो सकती है। अगर ब्लड सप्लाई लाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और कुछ खराब हो गया
तो कितनी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है आप सोच सकते हो। तो टाइम के साथ जेनेटिकली क्या हुआ कि जब प्लेसेंटा आता है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ये कोशिश की जाती है कि वो ब्लड सप्लाई लाइन से दूर रहे, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है ना प्लेसेंटा के क्रिएट होने का और उसका हमारे ब्लड सप्लाई लाइन से जुड़ने का, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है और इसको और ज्यादा डिले करा गया ह्यूमन के जेनेटिक्स द्वारा, या जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना यार, टाइम चाहिए सोचने का, समझने का। यहाँ रोल आता है एंडोमेट्रियम लेयर का। एंडोमेट्रियम लेयर वही होती है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रिमूव होती है और जिसकी वजह से वो पूरा ब्लीडिंग वगैरह आपको दिखाई देती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर जितनी थिक होगी उतना प्लेसेंटा को टाइम लगेगा पहुंचने में ब्लड सप्लाई लाइन के। ये एंडोमेट्रियम लेयर एक आप बीच की एक लेयर समझ सकते हो आसान भाषा में समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एम्ब्रियो होता है वो अपना प्लेसेंटा उसका होगा और वो एंडोमेट्रियम लेयर उसके थ्रू जाके ब्लड वेसल्स में अपने आप को कनेक्ट करेगा। लेकिन जेनेटिकली क्या हुआ इवोल्यूशन के साथ कि अगर ऐसा हो गया कि जो एम्ब्रियो है अनफॉर्चुनेटली वो हाफ डेड हुआ या डेड हुआ कंडीशन में या इन्फेक्शियस हुआ, तो वो एंडोमेट्रियम लेयर को तो पार कर ही चुका है, सीधे अपने ब्लड सप्लाई लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इन दैट केस अगर हम उस लेयर को एंडोमेट्रियम लेयर को हटाते नहीं है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, डिसीज हो सकते हैं। तो जेनेटिकली टाइम के साथ क्या हुआ कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये थिक तो होती ही गई क्योंकि हमें टाइम चाहिए था, और वो थिक होने के साथ साथ जब वो रिमूव होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर का रिमूव होना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर इन्फेक्शन के केसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो पूरी लेयर ही हटा दो ना, और वहीं से जो है पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ब्लीडिंग वगैरह होती है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम लेयर पूरी ही हटा दी जाती है। अब शायद ये क्रिएटर जो भगवान है, ईश्वर है, उसके दिमाग में रहा होगा कि ह्यूमन रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी कंट्रोल में जो ये सेक्रीफाइस है, अब इसे सेक्रीफाइस कह लो या जो भी कहना है, ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट है, तो इस लेयर का हटना जरूरी था, वरना तो इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो सकती थी। हर साइकिल में ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये हट जाती है, रिमूव हो जाती है, ताकि ह्यूमंस आगे बढ़ सकें और ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। दोनों का पूरा इक्वेशन है, और यही एक रीजन होता है जब आपने सुना होगा कि कई बार प्रेगनेंसी को आप टाल नहीं सकते, अबॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी ब्लड सप्लाई लाइन से प्लेसेंटा जुड़ चुका है तो आप उसे अबॉर्ट कैसे करोगे, इतनी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है। इनफैक्ट जो कई सारे केसेस होते हैं, प्रेगनेंसी अगर आ गई है उसके बाद, जैसे कई बार होता है लड़कियों के साथ, शादी से पहले अगर मतलब कोई ऐसा केस हो जाए, सिचुएशन हो जाए, तो वो अबॉर्शन कराती है ना, तो सिचुएशन बड़ी वाइड हो जाती है, बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो जुड़ चुका है ब्लड सप्लाई लाइन से। अगर वहां से उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाए एंडोमेट्रियम लेयर को या सारा सिचुएशन को, तो यार ब्लीडिंग तो हो ही सकती है ना, आपकी सप्लाई लाइन किसी और चीज़ से कनेक्टेड है। ये एक थ्योरी थी जो मैंने पढ़ी और मेरे को रियलिटी में लगता था कि यार ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की लड़कियों को, हमारे देश के लड़कों को भी ऑफ कोर्स इनको पता नहीं होगा ये सारी सिचुएशन, ये बातें। ये एक थ्योरी है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है। हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें हम सिर्फ तुक्का मार रहे हैं या फिर हम सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी है। थ्योरी हाइपोथेसिस के बाद आती है जब आपको पक्का लग रहा हो कि हाँ भाई ये है, ये हो सकता है, ये है सिचुएशन। उसके बाद आता है 100% एविडेंशियल प्रूफ फैक्ट, तो वो एक अलग लेवल पहुंच जाता है। तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, शेयर करो ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए, लड़कियों तक पहुंच पाए, लड़कों तक पहुंच पाए। दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।